स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एब्सोल्यूट लायबिलिटी की और जानेंगे कि ये नो फॉल्ट बेस्ड लायबिलिटी क्यों होती है, इसका मीनिंग, ओरिजिन, इसेंशियल्स और एमसी मेहता का क्या रोल। लॉ ऑफ टोर्ट्स में बेसिकली देखा जाए तो जो लायबिलिटी है वो दो तरह की होती है। वन है फॉल्ट बेस्ड लायबिलिटी। बेसिकली क्या होता है कि अगर किसी का राइट है तो दूसरे पर्सन की ड्यूटी होती है। अगर आपका कोई राइट है तो मेरी ड्यूटी है कि मैं उसे प्रोटेक्ट करूं, राइट, ब्रीच ना करूं। पर अगर किसी की ड्यूटी का ब्रीच हो जाता है तब उस पर्सन को रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर कोई रैश ड्राइविंग कर रहा है, डिफेंडेंट को ये प्रूव करना पड़ेगा कि दूसरा पर्सन जो था वो नेग्लिजेंस ने अपनी जो केयर वाली ड्यूटी है उसे ब्रीच किया। इसलिए फॉल्ट बेस्ड लायबिलिटी में हम बोल सकते हैं नो फॉल्ट नो लायबिलिटी। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें नो फॉल्ट लायबिलिटी की तो इसका मतलब है कि जो डिफेंडेंट है इवन बिना उसके फॉल्ट के भी वो लायबल हो सकता है अगर हार्म हुआ है, तो उसे प्रूव करने की जरूरत भी नहीं है। इसका रीजन ये है कि कुछ एक एक्टिविटीज इतनी डेंजरस होती है, इतनी हजार्डस होती है कि लॉ विक्टिम्स को प्रोटेक्ट करने के लिए फॉल्ट को प्रूव करने की रिक्वायरमेंट को हटा देता है। इसलिए नो फॉल्ट लायबिलिटी में फॉल्ट नहीं हार्म इंपॉर्टेंट होता है। तो नो फॉल्ट लायबिलिटी में बेसिकली स्ट्रिक्ट लायबिलिटी आ जाती है, एब्सोल्यूट लायबिलिटी आ जाती है। तो आज हम एब्सोल्यूट लायबिलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर हम एब्सोल्यूट लायबिलिटी के मीनिंग की बात करें तो हम बोल सकते हैं कि अगर कोई एंटरप्राइज या फिर इंडस्ट्री कोई हैजार्डस एक्टिविटी या फिर कोई डेंजरस, इनहेरेंटली डेंजरस एक्टिविटी करती है और उस एक्टिविटी से किसी को इंजरी होती है, डेथ होती है या प्रॉपर्टी डैमेज होता है, तो वो एंटरप्राइज हर हाल में लायबल होगी, चाहे उसने कितनी भी केयर क्यों ना ली। तो फिर इस लायबिलिटी में कोई भी डिफेंस नहीं चलता। अब हम बात करते हैं कि इस लायबिलिटी का, एब्सोल्यूट लायबिलिटी का ओरिजिन कैसे हुआ। इसका ओरिजिन हुआ केस एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1987 का ये केस है, जिसे ओलियम गैस लीक केस भी बोलते हैं। प्लीज इसे भोपाल गैस केस के साथ कंफ्यूज मत करना, क्योंकि वो डिफरेंट केस था। वो भोपाल में हुई थी और जो ये ट्रेजेडी हुई थी ये दिल्ली में हुई थी। तो चलिए अब समझते हैं कि इस केस में कैसे एब्सोल्यूट लायबिलिटी ने जन्म लिया। इस केस में क्या हुआ, इस केस में दिल्ली में श्री राम फूड एंड फर्टिलाइजर्स से जो है ओलियम गैस जो है वो लीक हुई। उस गैस से कई लोगों को इंजरी हुई और डेथ हुई। फिर कोर्ट ने इस केस को देखते हुए बोला कि जो हमारा इंग्लिश लॉ है, ठीक है, जिसे हम फॉलो करते आ रहे थे, जो इंग्लिश लॉ में रायलैंड वर्सेस फ्लेचर का केस था जिसमें रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी ने जन्म लिया था, वो जो रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का जो लेट डाउन हुआ था रायलैंड वर्सेस फ्लेचर केस में, वो इंडियन कंडीशंस के लिए इनफ क्यों नहीं था। वो इसलिए क्योंकि उस रूल में बहुत सारे डिफेंसेस दिए थे। इसलिए जो है सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में एक नया रूल इवॉल्व किया जिसे नाम दिया गया एब्सोल्यूट लायबिलिटी का। तो इस केस में कोर्ट ने क्या बोला कि कोई भी जो एंटरप्राइज है, ठीक है, अगर वो डेंजरस एक्टिविटीज कैरी कर रही है तो वो एंटरप्राइज जो है स्ट्रिक्टली एंड एब्सोल्युटली लायबल हो। किस चीज के लिए? एनी हार्म, अगर कोई भी हार्म होता है रिजल्टिंग फ्रॉम इट, मीन जो आपने एंटरप्राइज क्रिएट करी है जिससे जो एंटरप्राइज प्रॉफिट भी कमाती है, अगर आप उसको क्रिएट करते हो और उस पे कोई डेंजरस एक्टिविटीज कर रहे हो, उसके चलते अगर किसी को कोई हार्म होता है तो बोला गया फिर उसकी लायबिलिटी जो है वो एब्सोल्यूट होगी फॉर एनी हार्म रिजल्टिंग फ्रॉम इट विदाउट एनी एक्सेप्शंस। मीन इसमें एब्सोल्यूट लायबिलिटी में कोई भी एक्सेप्शन काम नहीं करती एंड मस्ट पे कंपनसेशन टू द विक्टिम। और बोला गया कि जो विक्टिम है फिर उसे कंपनसेशन जो है वो एंटरप्राइज को पे करना पड़ेगा। तो हम बोल सकते हैं कि इस केस ने क्लियरली एस्टैब्लिश किया कि हैजर्डस इंडस्ट्रीज का ड्यूटी जो है वो एब्सोल्यूट होता है टू कंपनसेट द विक्टिम।
एब्सोल्यूट लायबिलिटी होने के लिए जो है कुछ इसेंशियल एलिमेंट्स का होना जरूरी है, जैसे हैजार्डस और डेंजरस एक्टिविटी की जो एक्टिविटी होनी चाहिए एंटरप्राइज की वो हैजार्डस या फिर डेंजरस होनी चाहिए। एंटरप्राइज एंगेज्ड इन सच एक्टिविटी, और इन एक्टिविटीज में वो एंटरप्राइज इंगेज भी होनी चाहिए। और क्योंकि उन्होंने वो एंटरप्राइज क्रिएट करी और वहां पे हैजर्ड एक्टिविटी कर रहे हैं, तो उस एक्टिविटी से डैमेज या फिर इंजरी कॉज हुई होनी चाहिए। तो जब हैजर्डस एक्टिविटी से हार्म होता है तो जो एंटरप्राइज होती है वो एब्सोल्युटली लायबिलिटी उसकी मानी जाती है बिना किसी डिफेंस के। उसको कोई डिफेंस नहीं मिलता और कोई एक्सेप्शंस नहीं मिलते। इस रूल की कोई भी एक्सेप्शंस नहीं है। तो हम बोल सकते हैं कि जो एब्सोल्यूट लायबिलिटी है वो नो फॉल्ट रूल है। उसमें जो भी एंटरप्राइज कोई हैजार्डस या फिर कोई इनहेरेंटली डेंजरस एक्टिविटी में एंगेज होती है, तो अगर उससे कोई हार्म होता है तो वो एंटरप्राइज जो है वो लायबल होती है, इररिस्पेक्टिव कि उसकी गलती थी कि नहीं थी। तो उसमें कोई भी डिफेंस नहीं लगता। और ये जो एब्सोल्यूट लायबिलिटी का रूल इवॉल्व हुआ, एस्टैब्लिश हुआ, ये हुआ केस MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो कि ओलियम गैस लीक के केस के नाम से भी फेमस है। तो इस केस में कोर्ट ने बोला कि अगर कोई एंटरप्राइज हार्म करती है सोसाइटी को, अगर उसकी एक्टिविटी से, जो भी उसकी डेंजरस एक्टिविटी है या फिर हैजर्डस एक्टिविटी है, अगर उससे कोई हार्म होता है, तो वो जो एंटरप्राइज है वो हर हाल में लायबल होगी। उसके पीछे रीजन ये है क्योंकि जब भी कोई एंटरप्राइज बनाई जाती है वो सोसाइटी के लिए एक रिस्क क्रिएट करती है, तो और प्रॉफिट भी कमाती है। तो लॉ का मानना है कि अगर वो सोसाइटी को रिस्क क्रिएट कर रही है और साथ में अगर प्रॉफिट भी कमाती है, तो लॉ उसको रिस्पॉन्सिबल बनाता है ताकि जो सोसाइटी है वो सेफ रहे। और जो एब्सोल्यूट लायबिलिटी के केसेस में कंपनसेशन दिया जाता है वो डायरेक्टली कोरिलेटेड होता है, या बोल सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होता है टू द मैग्नीट्यूड एंड कैपेसिटी ऑफ द एंटरप्राइज। ये इसलिए भी किया जाता है ताकि इसका जो इफेक्ट वो डिटियरेंट इफेक्ट हो, ताकि फ्यूचर में कोई ऐसी मिस्टेक करने की कोशिश ना करे, उनको रोकने के लिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड दैट्स ऑल विद द एब्सोल्यूट लायबिलिटी। थैंक यू।